ਆਰਮੀ ਰਾਕਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ PLA ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। और आप गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, अपराध की बात कर रहे थे। वैसे एक अपराधी हमारा पड़ोसी भी है, क्योंकि वो भी गुंडों की तरह ही बर्ताव करता है। कभी विदेश की जमीन से भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है, तो कभी ये कहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान का मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर जानता है कि मजहब के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कैसे चूना लगाना है, लिहाजा वो इस राह पर बड़ी तेजी से चल पड़ा है। ब्रसेल्स में अभी वो अमेरिका से लौट रहा है, अभी 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पे गए थे ये। वहां से वापस ही लौटते हुए ब्रसेल्स में इन्होंने रुककर एक स्टॉप ओवर लिया और वहां इन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा सौंपा है। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के ख्वाब देखने वाले GD बख्शी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ने पहली बार झूठ बोला हो, पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा भी झूठा निकला। भारतीय साफी सच सामने ले आया। पहलगाम और पुलवामा का वाकया स्क्रिप्टेड था। 2014 से पहले हमले वालों के कोई नाम हुआ करते थे। मोदी के आने के बाद फर्जी लोग बताए जाते हैं, इसलिए ये मोदी हुकूमत की सब डायलॉग बाजी लगती है। इसका मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में दंगा बाजी करवाना है। इंडियन साफी ने मोदी का भांडा फोड़ दिया। देखिए, कुछ हद तक मैं इलाही साहब की बातचीत से सहमत हूँ। जब भारत और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू हो रही है तो कम से कम वो थोड़ी आराम से हो, तहजीब से हो। ठीक है साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि साहब भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। इसका मतलब दोनों के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत ही जिम्मेदार तरीके से पेश आए। एक तीसरे देश में जाके इतनी बड़ी रैंक के ऑफिसर का इस प्रकार से बोलना कि हम तो भारत को न्यूक्लियर एटमी बरसात से बर्बाद कर देंगे चाहे आधी दुनिया खत्म हो जाए, ये भी आप अपने देश में नहीं कह रहे, आप अपनी फौज को एड्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, और ऐसी धमकी आप तीसरे मुल्क से जाकर दें, अमेरिका जो कि नाम के लिए एक डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है दुनिया की, वहां से इस टाइप की धमकी कि हम तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, हम मिसाइलों से आपके बांध ठोक देंगे। ठीक है साहब, वो पानी साहब आप पे जाएगा और बाढ़ बन के जाएगा साहब, तबाही कर देगा। आप क्या बातें कर रहे हैं। और वो परमाणु शक्तिशाली मुक्त है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। अमेरिका में ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने मुल्क को बजरी यानी पत्थर वाला ट्रक बताया था और भारत को शानदार मर्सिडीज। अब ये बातें जो हैं वैसे तो बंद कमरे में हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान ने कैमरे के सामने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बातों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे कम ही होता है जो पाकिस्तान अपनी माली हालत को लेकर सच्चाई स्वीकार करे। अच्छा है पाकिस्तान की फौज और वहां की कंगाल सरकार खुद को बजरी वाला ट्रक बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान धमकियों का बाजार सजाकर क्यों बैठा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। एंड जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वही हमें कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, तो हम क्या करें उसका। एंड एयर चीफ मार्शल की जो स्पीच थी उसका जब प्रेस रिलीज आया तो कहीं इन जेट्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए, इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म फोर्सेज ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई। क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? आगे जाके पता चला कोई वॉर वगैरह भी छिड़ जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छिड़ी। क्योंकि पुलवामा का जो अटैक हुआ उसमें RDX कहां से आया, वो देविंदर सिंह का आगे क्या हुआ, उनके साथ आतंकवादी पकड़े गए थे तो उन्होंने बोला यार खेल खराब मत करो, तो वो क्यों किया। तो ये सारी जो सवाल है वो मोदी काल में आतंकवादियों के नाम नहीं होते। ये आपको एक मजेदार बात याद है, 14 से पहले आतंकवादियों का नाम होता था, कसाब, जो भी अफजल गुरु, जो भी सही गलत जो भी नाम होता था उनका, हमको मालूम होता था ये आतंकवादी है, इसको फांसी होगी, ये होगा। अब आतंकवादियों का नाम नहीं होते, वो मिलते भी नहीं है। एक बात।
दूसरी बात, जो मुसलमानों का हितैषी है, यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों का हितैषी है, वो हिंदुओं को पकड़ के सिर्फ आदमियों को अलग करके कलमा पढ़ने के लिए कहकर मारकर फिर डायलॉग बाजी करके कि जाओ जाकर बताओ मोदी से, ऐसा थोड़ी करेगा। इतना टाइम होता है क्या आतंकवादियों के पास? बहुत स्क्रिप्टेड है ये। स्क्रिप्टेड से ज्यादा है, मुझे लगता है कि ये तो स्क्रिप्टेड भी होता तो एक्ट स्क्रिप्टेड होता है, यहां तक डायलॉग भी स्क्रिप्टेड लगते हैं मुझे, क्योंकि ये जो डायलॉग राइटर हैं इनके, उनके किसी और के डायलॉग राइटर से मेल खा रहे हैं। देखिए आप थोड़ा तो ये जो है इनकी बचपन में जो इन्होंने सलीम जावेद की फिल्में देखी हैं, उनकी सस्ती कॉपी करने की कोशिश की है, वो डायलॉग राइटर दोनों तरफ दिखते हैं मुझे। एक अब ऐसे डायलॉग बाजी करके हासिल क्या होगा कि हिंदू और मुसलमानों में कम्युनलिज्म बढ़ना मुमकिन है कि ऐसा किया है, मुसलमान थे वो थे। अब वो मुसलमान हितैषी और मुसलमान होते तो ये ऐसा क्यों करते? उल्टा उसका असर बुरा मुसलमानों पे पड़ेगा हिंदुस्तान के, तो वो नहीं करते। तो ये किया है, या तो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी यहां पर कम्युनल हार्मनी को खत्म करने के लिए किए, या फिर ऐसी कोई ताकत है हिंदुस्तान के अंदर कि जो हिंदू और मुसलमान में दंगे कराना चाहती है, उन्होंने ये किया। पाकिस्तान का मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर जानता है कि मजहब के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कैसे चूना लगाना है, लिहाजा वो इस राह पर बड़ी तेजी से चल पड़ा है। ब्रसेल्स में अभी वो अमेरिका से लौट रहा है, अभी 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पे गए थे ये। वहां से वापस ही लौटते हुए ब्रसेल्स में इन्होंने रुककर एक स्टॉप ओवर लिया और वहां इन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा सौंपा है और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने मुल्क की ऊपर कुर्बान होने की है, शहादत मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अब ये व्यक्ति कितना चालाक है, आप इस बात को समझिए। अब इन्होंने ऐसा इसको अल्लाह से जोड़कर, धर्म से जोड़कर, दीन से जोड़कर अपने आप को पूरे पाकिस्तान की नजरों में जैसे एक अल्लाह का नुमाइंदा बता दिया पाकिस्तान के लिए, कि मतलब मैं जहां पर हूं ये तो अल्लाह की मर्जी है, आप लोग कौन होते हैं मुझे यहां से हटाने वाले। इसीलिए इन्होंने फील्ड मार्शल भी खुद को बनवा लिया, क्योंकि फील्ड मार्शल लाइफ लॉन्ग रैंक होती है। अब इसके अलावा उन्होंने और जो बातें कही, इनकी आजकल अफगानिस्तान से नहीं बन रही है, तो इन्होंने बस जिक्र किया कि हमारे एहसान भूल गया अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलकर हमारे साथ साजिश कर रहा है, और ये दोनों मुल्क जो हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे यहाँ कर रहे हैं मिलकर। और अगर इन्होंने हमारे यहाँ तालिबान को भेजने की साजिश की, तालिबान की सरकार ने, तो हम उस पर भी हमला करेंगे और भारत पर भी हमला करेंगे। ये भी इन्होंने इसमें कीदड़ भपकी दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहां हूं यहीं ठीक हूं, मुझे पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आपको मालूम है खबरें बड़ी तेजी से उड़ी थी पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि ये खबरें वो लोग उड़ा रहे हैं जो पाकिस्तान की हितैषी नहीं है, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं इस रोल के अलावा किसी और सिविलियन रोल में जाऊं। तो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी है। सर वैसे एक जोक भी मारा इन्होंने कहा 5 से 10 साल में पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा और हाँ, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल है, तेल बहुत है, तो हम बहुत तेल निकालेंगे। तेल ही निकालेंगे सर। अक्सर मैं कहता हूँ ना ये बात की, वो एक कहावत मुझे हमेशा याद आती है कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े हो तो फीके क्यों। ਲੰਘੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ PLA ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਰਾਕਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਰੌਕਟ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਫਾਇਰ ਰੌਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੌਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਗਾਈਡਡ ਦਾਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।